हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर का फाइनल पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये है हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सीरीज का पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो आज टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ में ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बजट लाइन पढ़ रखा है। तो बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, आई होप आपको अब तक ये समझ में आ चुका है कि जितना भी कंज्यूमर का इनकम होता है उसके अंदर ही रह करके, उसके बियॉन्ड ना जा करके कितनी कमोडिटीज एक पर्सन अफोर्ड कर सकता है, कितनी टू सेट ऑफ कमोडिटीज एक पर्सन अफोर्ड कर सकता है, इसको हम बोलते थे बजट कंस्ट्रेंट। वहीं पर बजट लाइन का मतलब होता था कि अपनी टोटल इनकम खर्च करके कितने सेट ऑफ कमोडिटीज, कितने वेरियस यूनिट्स ऑफ टू सेट ऑफ कमोडिटीज लाए जा सकते हैं, इसको हम बोलते थे बजट लाइन। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? आपको एल्फ्रेड मार्शल की कार्डिनल थ्योरी का टू कमोडिटी केस याद होगा। वो कमोडिटी केस ये कहता था कि आप जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, अलग अलग यूनिट्स के, अलग अलग कमोडिटी के, तो उनका जब हम प्राइस से फ्रैक्शन निकालते थे, रेशियो निकालते थे, तो जो हमको यूटिलिटी मिलती थी पर यूनिट पे, तो वो सेटिस्फैक्शन दोनों का इक्वल होना चाहिए, राइट। इनडिफरेंस कर्व भी यही कुछ कहता है। इनडिफरेंस कर्व ये कहता है कि वो सारी सेट ऑफ कमोडिटीज जिससे आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम बोलेंगे इनडिफरेंस कर्व। मतलब वो इनडिफरेंस कर्व में क्या क्या कॉम्बिनेशंस आएंगे, वो सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे आपके जिसमें क्या है कि दो कमोडिटी को यूज करने पे आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3 बर्गर और 2 सैंडविच खा करके सेटिस्फैक्शन जो मिलता था, वही सेटिस्फैक्शन आपको 4 बर्गर और 1 सैंडविच खा के मिलेगा, तो हम बोलेंगे ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ये हमारा इंडिफरेंस कर्व पे फॉल करता है। ठीक है, मतलब आपको ओवरऑल टोटल सेटिस्फैक्शन कैसा मिलना चाहिए, सेम। सो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? एंड इंडिफरेंस कर्व shows various or all combinations of two commodities which give equal amount of satisfaction to the consumer। ये हमको सेट दिखाता है वो सारे कमोडिटीज के पेयर का जो क्या देगी कंज्यूमर को, हमें कंज्यूमर को एक इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी। आप डिफिनेशन में एंड इनडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस भी लिख सकते हैं, या फिर आप एंड इनडिफरेंस कर्व शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो वर्ड आपको इजी लगे, आपको याद रहे, वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट अभी आता है कि इनडिफरेंस कर्व आता कैसे है। सो ये देखिए इनडिफरेंस कर्व कैसे आता है। इनडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इनडिफरेंस शेड्यूल। एक इनडिफरेंस शेड्यूल होता है टैबुलर फॉर्मेट में। जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब हमने उस शेड्यूल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा तो हमको इनडिफरेंस कर्व मिला। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आया इनडिफरेंस शेड्यूल। सो व्हाट इज दिस इनडिफरेंस शेड्यूल? तो चलिए देखते हैं इनडिफरेंस शेड्यूल भी क्या होता है। इनडिफरेंस शेड्यूल का मतलब है इनडिफरेंस शेड्यूल का मतलब है indifferent schedules refers to a schedule that shows various combinations of two commodities which give equal amount of satisfaction to the consumer। वही सेम बात है जो इंडिफरेंस कर्व में कही गई थी कि इंडिफरेंस कर्व मतलब क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व क्या हमको शो करता है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी जो इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है, वो एक टैबुलर शेड्यूल है जो यही चीज दिखा रहा है जो इंडिफरेंस कर्व की डिफिनेशन में था। यहाँ पे आपको एक शेड्यूल दिया है, इस शेड्यूल को देखिए ध्यान से। मान लीजिए जैसे कि पहले कॉम्बिनेशन में अगर आप एक सैंडविच खाते और आप 10 बर्गर खाते तो आपको एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता। ठीक है, आपको मतलब जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है हम यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते यूटिल्स में। ठीक है, ये कार्डिनल नहीं चल रहा है, ये ऑर्डिनल अप्रोच चल रही है। तो यहाँ पे जे.आर. हिक्स ने बोला कि एक सैंडविच खा के और 10 बर्गर खा के आपका मन जितना भर जाएगा, आपका मन जितना सेटिस्फाइड हो जाएगा, उतना ही 2 सैंडविच और 7 बर्गर खाने पे होगा। एक चीज आप नोटिस करिएगा, जैसे आपने एक सैंडविच बढ़ाया तो आपने एक बर्गर का कंजम्पशन नहीं कम करा, आपने यहाँ पे 3 बर्गर का कंजम्पशन कम करा। इसका मतलब कि एक सैंडविच को पाने के लिए, एक एडिशनल सैंडविच को लेने के लिए आपको 3 बर्गर सैक्रिफाइस करने पड़े। जैसे आपने 2 से 3 सैंडविच पे स्विच करा, आपने एक और सैंडविच खाया तो अब आपको यहाँ पे 2 बर्गर सैक्रिफाइस करने पड़े। और जैसे ही आपने एक और आपने एडिशनल सैंडविच खाया, आपको एक बर्गर सैक्रिफाइस करना पड़ा। आप यहाँ पे एक ट्रेंड नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो फॉल हो रहा है
वो पहले 3 का था, फिर 2 का था, फिर 1 का था। हर बार आप 3 बर्गर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इससे हमको ये भी समझ में आता है कि आप दोनों कमोडिटी को अपने पास रखना चाहते हैं। आप दोनों कमोडिटी को कहीं न कहीं मेंटेन करना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि एक कमोडिटी पूरी तरह से ज़ीरो हो जाए। आपको दोनों ही यूज़ करने हैं, ठीक है? अब नीचे आते हैं, यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है? ग्राफ पे प्लॉटिंग कैसे करेंगे? आपको एक सैंडविच जब खाना था तो आपको 10 बर्गर लेने थे। तो देखिए इसको प्लॉट कैसे करा जाएगा। 1 मिनट, हाँ। नीचे जो एक्स एक्सिस है वहां पे मैं सैंडविच नोट कर रहा हूँ। तो जब आपने एक सैंडविच लिया तो आपने 10 बर्गर लिए थे। 1 मिनट, यहाँ पे ये पॉइंट आया। जब एक सैंडविच तब 10 बर्गर। दूसरा पॉइंट क्या है? जब आपने 2 सैंडविच खाए तब आपको 7 बर्गर चाहिए थे। जब आपने 2 सैंडविच खाए तो आपको 7 बर्गर चाहिए थे। ठीक है? इसके बाद में कॉम्बिनेशन सी में क्या है? आपको 3 सैंडविच के साथ में 5 बर्गर चाहिए। और फिर फाइनल कॉम्बिनेशन आपको 4 के साथ में 4 चाहिए। ठीक। इसका जब आप कर्व प्लॉट करेंगे ना, इसका जब आप कर्व प्लॉट करेंगे तो वो कर्व कुछ ऐसा होगा। ठीक है? वो कुछ ऐसा सी शेप होगा। वो स्ट्रेट नहीं होगा, गलती से भी आप स्ट्रेट मत बनाइएगा। ठीक है? वो ऐसा ही कर्व होगा जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे वो एक ऐसे थोड़ा सा कर्व जो है वो घुमा हुआ है ना? हल्का सा सर्कुलर फॉर्म में है। अच्छा, इसका शेप कैसा है? आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े होंगे अपनी प्रीवियस क्लासेस में साइंस में। तो इस शेप को हम बोलते हैं क्लास कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है? कैसा है ये? दिस इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। तो यहाँ पे मैं आपके लिए शेप भी मेंशन कर दे रहा। इसका शेप कैसा है? तो इसका शेप है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आई। ठीक है? ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन था। जस्ट अ मिनट। ठीक है। इसके बाद पे अब हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट जो कि है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? आपको याद है स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या था? स्लोप ऑफ बजट लाइन में हमने देखा था मार्जिनल रेट ऑफ क्या था मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस था, जिसको हम एमआरई बोलते थे। ठीक है? तो आपको ये चीज लर्न रहनी चाहिए। यहाँ पे स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व क्या है? स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एमआरएस है। वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस था, उसको आप एमआरएस मत बोलिएगा गलती से भी, उसको हमने एमआरई लिखा था। मैं आपको फिर से दिखा रहा। हम लोगों ने जब बजट लाइन पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है वो होता है एमआरई। ये देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस, उसको हम एमआरएस नहीं लिखते, एमआरई लिखते हैं, क्योंकि एमआरएस नाम किसके लिए रिजर्व्ड है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? देखते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर गुड विदाउट चेंजिंग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो चीज मैंने अभी आपको यहाँ पे शेड्यूल में बताई थी। आपने जैसे ही एक सैंडविच आपने कंज्यूम करा एक्स्ट्रा, आपने 3 बर्गर सैक्रिफाइस कर दिए, सॉरी, आपने 3 बर्गर सैक्रिफाइस कर दिए। ये 3 बर्गर जो आपने सैक्रिफाइस करे हैं, आपने विलफुली करे हैं। विलफुली मतलब क्या है? अपनी इच्छा से आपने ये सैक्रिफाइस करे हैं। ठीक है? मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है यहाँ पे? स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है? स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व क्या है? स्लोप इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको याद होना चाहिए कि बजट लाइन के स्लोप को हम क्या बोल देते हैं? बजट लाइन के स्लोप को हम बोल देते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस, एमआरई लिखते थे उसको। मैं आपको शो कर दे रहा, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो बजट लाइन का स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं एमआरई, मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस, है ना? इसको एमआरएस मत लिखिएगा गलती से भी, क्योंकि एमआरएस नेम रिजर्व्ड है। किसके लिए नेम रिजर्व्ड है एमआरएस? इसके लिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए। सो व्हाट इज दिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? इट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डिफिनेशन देखिए क्या लिखी क्लास।
Marginal rate of substitution is the rate at which the consumer is willing to substitute one good for another without changing level of satisfaction. इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन करा था कि बिना सेटिस्फैक्शन के लेवल में चेंज किए आप एक गुड को पाना चाह रहे हैं बाकी दूसरे वाले गुड को सैक्रिफाइस करके। यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे थे, यहाँ पे बंडल कमोडिटी चल रही थी, यानी दो सेट ऑफ कमोडिटी चल रही थी। तो आप एक का जैसे ही कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो दूसरे का कितना सैक्रिफाइस करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सैक्रिफाइस करने स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका डिजायर थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। मतलब जैसे देखिए, जो चीज हमारे पास होती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते। ये चीज इकोनॉमिक्स में भी चलती है। इसीलिए जब वो चीज हमारे हमसे दूर जाने लगती है, कम होने लगती है, तो हमें उसकी वैल्यू का एहसास होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर जे.आर. हिग्स मान के चल रहे हैं कि जैसे आपके पास 10 बर्गर थे तो आपको बर्गर की बिल्कुल वैल्यू नहीं थी। जैसे ही आपने एक सैंडविच खाया और आपको 3 बर्गर सैक्रिफाइस करने पड़े, तो आपको थोड़ा सा बर्गर के लिए बुरा लगा। जैसे ही आपने एक और सैंडविच खाया और फिर आपने इसीलिए अब 3 सैक्रिफाइस नहीं करे, अब आपने सिर्फ 2 ही बर्गर सैक्रिफाइस करे। आपको ये लगा कि कहीं मेरे पास से सारे बर्गर चले ना जाए। जैसे एक और आपने सैंडविच कंज्यूम करा, वैसे ही आपने बर्गर को सिर्फ और सिर्फ एक सैक्रिफाइस करा, एक बर्गर। इसके बाद में आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, ठीक है। एक और चीज, जब आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है और आपका पूरी तरह से मन भर जाता है, मतलब जैसे कि 10 बर्गर और 1 सैंडविच खा करके आपका पूरा मन भर रहा होगा, 2 और 7 कॉम्बिनेशन भर रहा होगा, 3 और 5 के कॉम्बिनेशन भर रहा होगा, 4 और 4 के कॉम्बिनेशन भर रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि इन सबको हम बोलते हैं सैटियटी। व्हाट इज सैटियटी? सैटियटी मतलब होता है जब आपको पूरा संपूर्ण रूप से आपको क्या है, पूरा आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सैटियटी। सैटियटी मतलब क्या होता है? पूरा सेटिस्फैक्शन। और कहीं पे लिखा है नॉन सैटियटी, यानी आपको पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। फाइन। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूं तो बर्गर आपने बिल्कुल एकदम रिड्यूस क्यों नहीं कर दिया? ठीक है, क्योंकि सिर्फ सैंडविच से आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। अगर सैंडविच खा के ही 100% सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता तो आप बर्गर की यूनिट जीरो कर देते। आप सिर्फ सैंडविच खरीद लेते, बर्गर सीधे यहाँ पे नंबर आते आते जीरो हो जाता है ना। लेकिन धीरे धीरे जो इसका सैक्रिफाइस रेट था वो कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? क्योंकि आपको थोड़ा सा इसकी वैल्यू समझ में आ रही थी। बस वही चीज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है। आप पढ़िए जरा इसकी इंग्लिश को। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड। वो रेट यानी वो रेशियो जिस पे एक कंज्यूमर अपनी इच्छा से विलिंगली सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर, वो एक गुड की जगह दूसरी गुड खरीदना चाह रहा है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर का मतलब यहाँ पे वन वन गुड से नहीं है, वो कह रहा है एक गुड, यानी आपका पहला गुड जो था सैंडविच या बर्गर जो भी आप मान लें, उसके बदले आप कितने कमोडिटी दूसरी गुड के सैक्रिफाइस करने को रेडी हैं विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए दोनों कॉम्बिनेशन से। मैथमेटिकली इट इज द रेशियो ऑफ द गुड्स ऑफ वाई सैक्रिफाइस विलिंगली टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो ये सिंपल सी बात लिखी है, कह रहा है मैथमेटिकली अगर हम रेशियो निकाले तो हम यही कह सकते हैं कि हमने कितना वाई गुड को सैक्रिफाइस करा। हमारे केस में हमने कितने बर्गर को सैक्रिफाइस करा अपनी इच्छा से, ठीक है, ताकि हमें क्या हो, हमें एक्स गुड यानी सैंडविच एक एक्स्ट्रा मिल सके, एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। हम एक कमोडिटी का एक ही एडिशनल लेंगे, दूसरी के कितने भी सैक्रिफाइस करने पड़े। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक एक एडिशनल यूनिट ले रहे थे, ठीक है। सैक्रिफाइस 3-2-1 का था, लेकिन हम ले एक ही यूनिट रहे थे सैंडविच की एडिशनल। अच्छा, MRS एक्स वाई, MRS वाई एक्स क्या है? देखिए, जो बाद में लिखा होगा ना आप उसको सैक्रिफाइस करेंगे। फिर से, जो बाद में लिखा होगा आप उसे क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। तो अगर MRS ऑफ एक्स वाई है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई है, इसका मतलब आप वाई को सैक्रिफाइस कर रहे हैं और एक्स का कंजप्शन बढ़ा रहे हैं। यहीं पे अगर MRS वाई एक्स है, यहाँ पे एक्स बाद में आ रहा है, इसका मतलब आप एक्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं और आप वाई का कंजप्शन बढ़ा रहे हैं। इसका निकलेगा कैसे यहाँ पे रेशियो? तो जैसे कि आपको डिफिनीशन से ही क्लियर था कि हम ऊपर के पहले क्या रखेंगे, यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी देके रखा था कि हम रेशियो निकालते हैं सैक्रिफाइस्ड गुड्स का अपॉन जितना आपको गेन हुआ, सैक्रिफाइस अपॉन कितना मिला। सो यूनिट्स ऑफ वाई सैक्रिफाइस्ड, है ना, और उसके बाद में यूनिट ऑफ एक्स गेन। मैंने यहाँ पे बताया लास्ट में वाई है तो वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइस ऊपर रखेंगे, गेन नीचे रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक्स बाद में है तो आप एक्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो एक्स का सैक्रिफाइस ऊपर रखेंगे और वाई का गेन नीचे रखेंगे।
आपको बस सिंपल सा थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखना है कि जब हम लिखते हैं टर्म्स में, हम लिखेंगे उसको अल्फाबेटिकली, तो जो लास्ट में नीचे होगा, ठीक है, नीचे जो लास्ट में सबस्क्रिप्ट होगी x और y में, अगर y लास्ट में है यानी आप y को सैक्रिफाइस कर रहे हैं और x को गेन कर रहे हैं। आप जिसको जितना सैक्रिफाइस करेंगे उतना आप ऊपर न्यूमरेटर में लिख देंगे और जितना एडिशनल गेन होगा जो कि जनरली 1 होगा वो आप नीचे लिख देंगे। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जरा यहाँ पे देखिए, आपने कितने y का सैक्रिफाइस करा है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, फाइन, आपने यहाँ पे कितने y का सैक्रिफाइस करा है? सर यहाँ पे आपने 3 y का सैक्रिफाइस करा है, राइट? और आपको गेन कितने x का हुआ है? सर हमें जो गेन है वो हुआ है 1 का, यानी 3:1, यही तो इसका MRS निकल के आएगा। हमने कितना सैक्रिफाइस करा y का 3 और हमने कितना गेन करा x का 1, तो 3:1। सिमिलरली इन द लेटर केस यहाँ पे आपने कितना सैक्रिफाइस करा है 2, लेकिन यहाँ पे आपको एडिशनली कितना मिला है, सेम 1। सिमिलरली इसके बाद में आपने यहाँ पे कितना सैक्रिफाइस करा है 1 और आपको गेन भी कितने का हुआ है 1। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, आई होप इसमें समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या पहले वाले का हम बता सकते हैं क्या? नहीं, पहला वाला क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। पहला वाला क्यों ब्लैंक रहेगा? हम ऊपर वाली एडिशन, हम ऊपर वाली जिसके जस्ट अबव दी हेड जो है यूनिट, जो देके रखा हो कॉम्बिनेशन, हम उससे कंपेयर करते हैं। हमने 4 को 5 से कंपेयर करा, हमने कहा यहाँ पे आपने 1 सैक्रिफाइस करा। हमने 5 को 7 से कंपेयर करा, हमने कहा यहाँ पर आपने 2 को सैक्रिफाइस करा। यहाँ पे हमने देखा 7 से 10 को, हमने कहा यहाँ पे आपने 3 को सैक्रिफाइस करा। अब हम 10 को कैसे ऊपर देखें, ऊपर तो शेड्यूल ही नहीं है, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, कुछ नहीं। फिर यहाँ पे 3:1, यहाँ पे 2:1 और यहाँ पे 1:1। तो इस MRS को यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है मार्केट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पहला वाला ब्लैंक है। सबसे जो सेकंड कॉम्बिनेशन था वहां पे क्या निकल के आया, 3:1, फिर 2:1, फिर 1:1। तो आइए इसी चीज को हम एक बार ग्राफ पर भी देख लेते हैं। ये आपको ग्राफ दिख रहा है, देखिए इसमें ये आपका वो पॉइंट है जहां से आपने चलना स्टार्ट करा था। आपने 10 कमोडिटी ली है गुड y की और आपने 1 कमोडिटी ली है गुड x की, है ना। अब देखिए ज़रा, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए कितना y सेक्रीफाइस करना पड़ा, 3, और कितना x सेक्रीफाइस करना पड़ा, 1। तो रेशियो क्या बना, 3:1। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, आपको यहाँ पे कितना करना पड़ा, 2, नीचे क्या है 1, 2:1। सिमिलरली यहाँ पे 1:1। तो देखिए ग्राफ कोई भी आपको दिख रहा है, 3:1, 2:1 और 1:1। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी हमारा हो गया है, हम लोगों ने फॉर्मूलाज भी कवर कर लिए हैं। अब आता है अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व कि इंडिफरेंस कर्व में हम क्या क्या अजम्पशंस लेके चलते हैं। सबसे पहला अजम्पशन है हमारा रैशनैलिटी का। नाउ व्हाट इज रैशनैलिटी? कंज्यूमर इज रैशनल सिंस ही एम्स एट अचीविंग मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन। मैंने आपको एक 100 रुपये का नोट दिया और मैंने आपको एक 500 रुपये का नोट दिया और आप एक ही नोट ले सकते हैं, आप कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली 500 का। अगर आप ऐसा करते हैं इसका मतलब कि आप रैशनल हैं, मतलब आप अपने बारे में सोचते हैं, आप खुदगर्ज हैं और आप अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करना चाहते हैं, आप अपने लिए सबसे बेस्ट चीज़ चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट रैशनैलिटी मीन्स। सो रैशनैलिटी मतलब क्या है? कंज्यूमर इज रैशनल सिंस ही एम्स एट अचीविंग मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन। आप पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन लाना चाहते हैं, आप खर्च करना चाहते हैं 1000 रुपये और चाहते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपये का सेटिस्फैक्शन हो जाए। तो कुछ ऐसा सीन रहेगा आपका। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। व्हाट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी? विच कैन नॉट बी मेजर्ड, which can only be given as a part of preference, right? So utility is only ordinally measurable। ये हमने अज्यूम करा है कि यहाँ पे हम एल्फ्रेड भैया की तरह हम यहाँ पे यूटिल्स में मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रेफरेंस और रैंकिंग दे सकते हैं। नॉन सैटियटी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर जस्ट अबव, कंज्यूमर हैज़ नॉट रीच्ड पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आप किसी एक कमोडिटी में पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पहुँच चुके होते तो फिर आप उसे कंज्यूम ही क्यों करते? हम मान के चल रहे हैं कि आप दोनों गुड्स को डिज़ायरफुली, आप विलिंगफुली चाहते हैं। Transitivity of choice. What is transitivity of choice? Consumers are assumed to be transitive. Now what is transitive? Transitive समझते हैं, मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए बर्गर है, ठीक है, और सैंडविच है। आपको सैंडविच से ज़्यादा बर्गर पसंद है, और अगर मैं आपको सिर्फ सैंडविच देता और सैंडविच के साथ में मान लीजिए मैं आपको रोल्स देता, तो आपको सैंडविच और रोल्स में सैंडविच ज़्यादा पसंद था। तो ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस कहता है कि
कि अगर आपको रोल्स से ज़्यादा सैंडविच पसंद है और सैंडविच से ज़्यादा बर्गर पसंद है तो सैंडविच को हटा दीजिए, आपको रोल से ज़्यादा बर्गर अल्टीमेटली पसंद होगा। आई होप समझ में आया फिर से कि रोल्स और सैंडविच में आप सैंडविच पे झपट्टा मारते हैं, सैंडविच और बर्गर में आप बर्गर पे झपट्टा मारते हैं। तो अगर आपको तीनों साथ में दे दिए जाएं तो आप बर्गर पे झपट्टा मारेंगे। अगर हम यहाँ पे सैंडविच को हटा दें तो बर्गर और रोल आपको सिर्फ दे दिया जाए, अगर बर्गर और रोल, तो आप उसमें बर्गर को चूज़ करेंगे। क्या ये समझ में आया? दिस इज़ ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ठीक, इसको ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस कहते हैं। आप इसको अपने आप से अपने वर्ड में फ्रेम करके लिख सकते हैं। फॉर द इंस्टेंस देयर आर 3 कमोडिटीज A, B and C. If a consumer likes B commodity in preference to A and C commodity in preference to B, then he ultimately likes C commodity in preference to A also. फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर ग्राफ में समझाया था कि हम सब्सटीट्यूट तो कर रहे हैं, हम बर्गर को सैक्रिफाइस तो कर रहे हैं, लेकिन उसके सैक्रिफाइस का रेट भी कम होता जाएगा। पहले हमने 3 बर्गर सैक्रिफाइस कर दिए, फिर हमें थोड़ा सा ख़राब लगा तो हमने सिर्फ 2 बर्गर सैक्रिफाइस करे, फिर हमें और ख़राब लगा, हमने सिर्फ 1 बर्गर सैक्रिफाइस करा, फिर हमने बंद कर दिया। तो ये क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आप सब्सटीट्यूट भी लेके आ रहे हैं लेकिन उसका रेट भी क्या है? गिरता जा रहा है। कंज्यूमर सैक्रिफाइसेस लेसर यूनिट्स ऑफ लेटर गुड। इसका मतलब क्या है? जो दूसरा वाला गुड है विच इज़ द लाटर गुड, आप उसका क्या कर रहे हैं? लेस यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं। Now here comes some properties of indifference curve. What are the properties of indifference curve? Slopes downward from left to right. देखिए ज़रा, क्या ये लेफ्ट साइड है? क्या ये आपका लेफ्ट साइड है? क्या ये इधर वाला पोर्शन आपका राइट साइड है? तो आपके लेफ्ट से आपके राइट साइड पर एक ऐसा कर्व जा रहा है, नीचे ऐसे घूम के जा रहा है। सो इसका शेप कैसा है? तो यही यहाँ पे लिखा है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप गलती से भावनाओं में बह करके स्लोप्स लेफ्ट टू राइट ऐसा मत बना दीजिएगा, ठीक है? आप इसको ऐसा मत बना दीजिएगा। ये कैसा होगा? कर्व्ड फॉर्म में होगा। कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, भी तो मैंने आपको बताया ऊपर, मैंने ग्राफ के पास भी लिखा है कि कर्व कैसा होता है। कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसके बाद में फिर थर्ड पॉइंट क्या है? द थर्ड प्रॉपर्टी इज हायर आईसी कर्व्स यील्ड हायर सेटिस्फैक्शन। हायर आईसी कर्व यील्ड्स हायर सेटिस्फैक्शन। तो ज़रा इसको देखते हैं। मान लीजिए यहीं पे एक आईसी कर्व ये है और एक आईसी कर्व ये है और एक आईसी कर्व ये है। अगर आप इस वाले आईसी कर्व पे थे तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि अज्यूम कर लीजिए आप 5 वाई की कमोडिटी लेते थे और आप लेते थे 3 कमोडिटी एक्स की, ठीक है? अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ लूँ जहाँ पे आप 5 वाई की ही ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे आप ले रहे हैं 8 कमोडिटी एक्स की, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? 5 और 3 वाला या 5 और 8 वाला? ऑब्वियसली बात है 5 और 8 वाला। जब आपने 100 और 500 वाले नोट में आपने 500 चूज़ करा था तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? आप ज़्यादा कमोडिटी, क्यों? क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आपको 2 बैग दिए, एक में 2 बर्गर 1 सैंडविच है, एक में 2 बर्गर 2 सैंडविच है, तो आप कौन सा उठाना चाहेंगे? जिसमें 2 बर्गर 2 सैंडविच है, आपको ज़्यादा चाहिए ना। तो ये वाला पॉइंट, तो ये कर्व भी आगे है, ठीक है? इसमें जो यूनिट्स हैं वो भी आगे हैं। तो यही ये पॉइंट कह रहा है कि जब डिफरेंट आईसी कर्व्स होते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो हायर कर्व होता है उसके सारे पॉइंट्स हमें क्या देते हैं? हायर सेटिस्फैक्शन, ठीक? एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपकी चेक करना चाहूँगा। जैसे ये एक आईसी कर्व है, इस पे ए के पॉइंट है ए और ए के पॉइंट है बी, तो मुझे आप ये बताइए कि इसमें से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस पॉइंट पे होगा? ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे आंसर ए दिया है या फिर आपने आंसर बी दिया है तो आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए। हम लोगों ने जब इनडिफरेंस कर्व का पढ़ना स्टार्ट करा था तो हम लोगों ने डिफिनीशन में क्या पढ़ा था कि इनडिफरेंस कर्व ये कहता है कि वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे आपको इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। इसका मतलब कि इस आईसी ग्राफ में, इस ग्राफ में मैं चाहे यहाँ खड़ा हूँ, चाहे यहाँ खड़ा हूँ, चाहे यहाँ, मैं किसी भी पॉइंट पे चला जाऊँ, मुझे सारे ही पॉइंट्स पे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम वापस आते हैं तो कह रहा है हायर आईसी कर्व्स यील्ड हायर सेटिस्फैक्शन। जितना आईसी कर्व ऐसे ऊपर उड़ता चला जाएगा उसका पॉइंट हमको हायर सेटिस्फैक्शन देता चला जाएगा, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग, 2 आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट्स। ये क्यों होता है? चलिए ज़रा देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक आईसी कर्व था, ठीक है, और एक आईसी कर्व है हमारा ये, ठीक? इसको मैंने अलग कलर से ले लिया है। अब ज़रा एक बात बताइएगा, ये जो पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये रेड कर्व की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है?
मैं अभी बात कर रहा हूँ रेड कर्व की। तो मुझे ये बताइए कि जो पॉइंट है ए और बी, तो इन दोनों पॉइंट पे क्या हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा? आई होप अब आपने आंसर येस कहा होगा कि हाँ, इन दोनों पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं ये वाला एक पॉइंट जो है ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये वाला मैं हटा देता हूँ ग्राफ। अब मुझे बताइए क्या बी और सी पॉइंट पे, क्या बी और सी पॉइंट पे भी आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा? द आंसर इज यस, है ना। आपको जैसे ए और बी पे सेम मिल रहा था वैसे बी और सी पे मिल रहा होगा। इसका मतलब कि जितना ए पे सेटिस्फैक्शन उतना ही बी पे सेटिस्फैक्शन उतना ही सी पे सेटिस्फैक्शन। तो ज़रा देखिए कि इसका मतलब कि ए बी के इक्वल आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है और बी सी के इक्वल दे रहा है। तो अगर हम इसको साथ में देखें तो हम कह सकते हैं ना कि ए और सी भी इक्वल होगा। अरे अगर यहाँ 5 और यहाँ 5 लिखा है और यहाँ 5 और यहाँ 5 लिखा है तो ये वाला 5 और ये वाला 5 भी तो इक्वल है। तो ए और सी इक्वल है क्या? लेकिन ए और सी एक ही जगह ग्राफ पे एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, नहीं आगे पीछे आ रहे हैं, यानी इनका बंडल अलग होगा और इनका बंडल अलग होगा। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये तो इक्वल नहीं है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए यहाँ से ये प्रॉपर्टी बनी कि कभी भी दो आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। 2 आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट्स, आपको यही पैरा में फ्रेम करके लिख देना है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब हमको समझना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से आती कैसी है। तो आपको उसकी 2 कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है जो जे.आर. हिस ने दी, स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ आईसी किसके इक्वल होता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन के। क्या आपको याद है कि स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है? जस्ट अभी पढ़ा अभी हम लोगों ने कि स्लोप ऑफ आईसी होता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो स्लोप ऑफ आईसी की जगह मैं लिख रहा हूं एमआरएस। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन? ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इट इज एमआरई, मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस। या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस कैसे निकलता था? तो सर मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस निकालने के लिए आपको पी एक्स अपॉन पी वाई लिखना पड़ता है। आप जब पी एक्स अपॉन पी वाई करते हैं तो आपको मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस मिलता है। ये हमें मिल गई कंडीशन कि स्लोप ऑफ आईसी और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जब हमारा एमआरएस किसके इक्वल होगा? पी एक्स अपॉन पी वाई के। हेयर बजट लाइन इज डैश टू आईसी। जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, जैसे हम ग्राफ पे यहाँ पे बजट लाइन बनाएंगे, इस बजट लाइन को मैं यहाँ पे ले आ रहा, ये जो बजट लाइन थी, ये जो हमारी आईसी कर्व थी, तो इस आईसी कर्व पे जब मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा बजट लाइन, तो बजट लाइन कुछ ऐसे बनेगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो बजट लाइन है ये कुछ बजट लाइन इस तरह से बनेगी। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रहा कि वो अलग से दिखे। ठीक है, अब आपको विजुअल होगी बजट लाइन। तो ब्लैक कलर की बजट लाइन है। बजट लाइन क्या है? एक पॉइंट पे टच कर रही है। टैंजेंट समझते हैं? जब सर्कल को कोई भी एक लाइन बाहर से छू के टक से चली जाए, ठीक है, टैंजेंट समझते हैं आप? जब किसी सर्कल को बाहर से एक लाइन एक पॉइंट से छू के टक्कर से चली जाए तो इसको हम बोलते हैं कि लाइन टैंजेंट है। अगर काट के चली गई तो वो तो सीकेंट कहलाती है। यानी सर्कल को एक जगह से बस छोटा सा टच करके जाना है, ठीक है, वो लाइन सीधी होनी चाहिए। फाइन। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे हमारा आईसी कर्व और बजट टच कर रहा है। तो बजट लाइन और आईसी कर्व क्या होते हैं? टैंजेंट होते हैं। द बजट लाइन इज बजट लाइन कैसी होती है? बजट लाइन इज टैंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग। ये वही बात कि पहले जैसे आपने यहाँ पे 3 गुड सैक्रिफाइस कर दिए थे, फिर आपने 2 करे, फिर आपने 1 करे, तो जो आपका एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, सॉरी, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो आपका क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिमिनिश कर रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एमआरएस हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वेराज मार्जिनल रेट ऑफ सैक्रिफाइस को हम लोग एमआरई कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। सो बधाई हो, हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर होता है ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।